रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद जुनेद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफपीएससी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री फ़ीमेल पेपर जो 13 अगस्त को कंडक्ट हुआ, और इसका ये भी डिस्कशन करेंगे कि इसका मेरिट क्या एक्सपेक्टेड होगा। और इसके साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि आई हैव कलेक्टेड डाटा फ्राम द डिफरेंट सोर्सेज एंड फ्राम डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो इसमें एरर्स स्टेटमेंट में और ऑप्शंस में पॉसिबल है, तो जहाँ पे आपको लगे कि स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत चेंज है या ऑप्शन चेंज हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आज की डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों पोर्शन को अच्छा सा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ मोर क्लोजली रिलेटेड टू द आइडियल गैस। तो ये बहुत ही सिंपल, मोस्टली क्वेश्चंस एफएससी लेवल के हैं यहाँ पे। चार जा सके, ठीक है। तो इस केस में देखें तो ज़्यादातर जो है, जो हमारे पास जो मेटल्स होती हैं, स्पेशली अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर रखती हैं। जबकि यहाँ पे देखें तो बेरिलियम मेटल है, कार्बन और नाइट्रोजन जो है ये नॉन मेटल्स हैं, तो इनके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर नहीं होगा। तो बेरिलियम यहाँ पे जो है वो ज़्यादा आंसर है। इवन कि यहाँ पे बेरिलियम का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है बाकी मेटल्स की निस्बत, अल्कली मेटल्स और बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की निस्बत लेस होता है। लेकिन अगर इन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बेरिलियम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोव्स एंड लैब कोट मे बी यूज टू अवॉइड। यानी कि जो ग्लोव्स होते हैं, ये लैब कोट होता है, कौन सी रेडिएशन को ये प्रिवेंट कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा रेडिएशन है, बिकॉज क्योंकि अल्फ़ा रेडिएशन की जो पेनिट्रेटिंग पावर है ये लेस होती है। ये जो रेज़ हैं आप इसको शील्ड कर सकते हैं ग्लोव से या लैब कोट से, बट अगर हम बात करें गैमा रेज़ की या बीटा रेज़ की, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है, तो ये आप इन बाय द ग्लोव्स एंड लैब। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, अल्फ़ा रेडिएशन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्सीजन जो है वो किस नेचर को बिलोंग करती है। फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है बी है, पैरामैग्नेटिक नेचर होती है। इस तरह N2 की बात करें तो वो क्या होती है, डायामैग्नेटिक होती है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, पंजाब टेक्स्ट बुक में एज इट जो है ये डायग्राम्स भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनमें से देखें कौन सा वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। तो यहाँ पे देखें पोटाशियम आयन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 होता है। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो ये 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इस तरह बेरियम आयन आप देखें सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जब दोनों निकल चुके हैं, Ba2+ है, तो उस केस में भी कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल पीछे बच जाता है, तो ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जबकि जो कॉपर 2+ है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने देखा होगा कि कॉपर 2+ की जो कन्फिग्रेशन है, दिस इज़ द एक्सेप्शनल केस कॉपर 229 की, तो ये होती थी कि आर्गॉन, और उसके साथ साथ आप देखें तो यहाँ पे होता था 4s1 3d10। दिस इज़ द कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर न्यूट्रल की। लेकिन यहाँ पे कॉपर 2+ है, तो 2 चार्ज जिनके 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक डी से जाएगा, तो डी में जो हैं वो 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 9 होंगे, तो इसका मतलब है इसमें से एक जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। ये हम डिस्कशन करवा चुके हैं लेक्चर्स में भी, अपने नोट्स में भी। जिसने हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर सुना है यूट्यूब पे पब्लिक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, कंडक्टेंस। क्विक लाइम, ये कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, CaO। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ डिटरमाइन, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। ये प्रीवियस जो पास पेपर्स हैं एफपीएससी के कई दफ़ा रिपीट भी हो चुका है, सिंपल क्वेश्चन है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, और ये रेट लॉ इक्वेशन पे जनरली ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है,
इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जनरली किस में आपने अरेंज करना होता है, दिस इज़ दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, किसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो हाइड्रोजन आ जाता है H2, ठीक है, उसकी ज़ीरो होती है और उसके बाद पॉजिटिव स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जनरली क्या होती हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं, टॉप टू बॉटम आप कह लें या इस तरह, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पे देखें तो रेट ऑफ डज नॉट, क्या करते हैं, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो आपका रिएक्शन जाता है टूवर्ड द लेस नंबर ऑफ मोल्स, किसकी तरफ जाता है, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है। तो यहाँ पे देखें तो हमारी डिसोसिएशन हो रही है, तो मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना चाहिए रिएक्शन, आपका प्रेशर कम होना चाहिए, प्रेशर इंक्रीज करता है और वॉल्यूम डिक्रीज करता है। प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो आपका किस तरफ जाएगा, मोर नंबर ऑफ मोल्स, ये किस तरफ जाएगा, जहाँ मोर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और मोर नंबर मोल्स किसकी तरफ, so whenever when volume is increased, when volume is
देखिएगा जो टेम्परेचर डिक्रीज करने से रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड होता है और प्रोडक्ट्स की तरफ जाता है। तो हमें चाहिए कि यहाँ पे बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे आप लोग तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा, बैकवर्ड आएगा और आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट साइड पे आएगा रिएक्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, डाइल्यूशन लॉ इज ओबेड, इसको कहा जाता है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ किसको कहते हैं, दिस वाज गिवन बाय द ऑसवाल्ड, तो इसको कहते हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन Kv, और इट इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, इसमें देखें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। तो ये लॉ है, दिस इज़ कॉल्ड ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और ये जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल होता है। इसके वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिस तरह आपके पास अगर देखें तो वीक एसिड एस्टिक एसिड है, इस तरह वीक बेसिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उन पे ये एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ क्रिस्टल ऑफ NaCl इज़ एडेड टू दी सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। आपके पास ये एक बीकर है, इसके पास ऑलरेडी जो है ये सोल्यूशन पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड NaCl का सोल्यूशन मौजूद है, सोल्यूशन है सैचुरेटेड है। वो कहता है कि अगर आप कुछ क्रिस्टल और ऐड करना चाहें NaCl के, तो भाई ये सोल्यूशन ऑलरेडी क्या है, दिस इज़ सोल्यूशन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ये सैचुरेटेड में है, इट कैन नॉट डिजॉल्व द मोर NaCl। तो ये फर्दर जो है NaCl को डिजॉल्व नहीं कर सकता, तो आपका जो एडिंग NaCl का क्रिस्टल होगा वो क्या बन जाएगा, इसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, PPT। तो इसका मतलब है NaCl यानी कि सेम क्रिस्टल विल प्रेसिपिटेट, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी। जो आप क्रिस्टल ऐड कर रहे हैं वो ऐड नहीं हो पाएगा, वो सॉल्युबल नहीं हो सकता, तो वो क्रिस्टल क्या कर जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वोल्ट पर मीटर। अच्छा, ये स्टेटमेंट आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या एज इट यही स्टेटमेंट थी या थोड़ा बहुत चेंज था। अगर तो यही पूछा गया है कि वोल्ट पर मीटर इज़ द यूनिट ऑफ, तो दिस इज़ नॉट द यूनिट ऑफ आयनिक वेलोसिटी, आयनिक मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट नंबर, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर देखें तो जो आयनिक वेलोसिटी है, यहाँ पे देखें जो आयनिक वेलोसिटी है, बेसिकली दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ आयंस, स्पीड की है, दिस इज़ बेसिकली स्पीड ऑफ आयंस। तो ये स्पीड है और इसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। आयनिक जो वो मोबिलिटी है, आयनिक मोबिलिटी, दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेसिकली आयंस की मूवमेंट का बिहेवियर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इफ़ेक्ट होती है। इसको देखें तो अगर हम फर्दर इसको डिफाइन करें आयनिक मोबिलिटी को, तो दिस इज़ द स्पीड डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट। कौन सी होती है यहाँ पे, दिस इज़ द स्पीड ऑफ आयंस ओवर पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और स्पीड है, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है,
इसका मतलब है 100% यहाँ पे नहीं होता, तो इसका मतलब है 1 से यूनिटी से लेस होगा। क्या होगा? यूनिटी से लेस होगा, लेस देन यूनिटी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट, तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, लेस देन यूनिटी। 29 विच इज़ नॉट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है मैटर की, तो मैटर हैज़ मैस, डेंसिटी, वॉल्यूम, दीज आर ऑल द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और एफपीएससी की के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो उसने नन जो है वो करेक्ट ऑप्शन किया हुआ है, तो यहाँ पे जो सूटेबल आंसर बनेगा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट बनेगा। अ सेल विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, वो कहता है अ सेल विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज जो वो सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रोड इन दी 1 बीकर, यानी कि एक ही इलेक्ट्रोलाइट हो। इसकी स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है, आप नोट कीजिएगा कि यानी कि अगर आपके पास एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिए हैं, तो इस केस में देयर विल बी नो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, बिकॉज क्योंकि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है ये क्रिएट ही उस वक्त होता है जब आपके पास क्या होता है, इंटरफेस क्रिएट होती है। जब आपके पास 2 इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, 1 बीकर 2 बीकर, ठीक है, जब 2 बीकर्स हों तो उस केस में इंटरफेस क्रिएट होती है, तो उस केस में आपका जो है वो जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो इस केस में देयर इज़ नो इंटरफेस, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोलाइट है, सेम बीकर है, सेम इलेक्ट्रोलाइट है, तो देयर इज़ नो इंटरफेस बिटवीन द सॉल्यूशंस, सो इस केस में देयर इज़ नो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड इन दी 1 बीकर, या इस तरह की स्टेटमेंट हो सकती है कि 2 इलेक्ट्रोड्स इन दी सिंगल इलेक्ट्रोलाइट, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट भी यहाँ पे हो सकता है, ऑप्शन मौजूद हो। तो ये आप देख लीजिए करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या आती हैं, ऑप्शन क्या आते हैं, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन ऑटो रेडियोग्राफी कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है, तो इसमें जनरली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन यूज़ होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 32 रेडिएशन इन द कैंसर ट्रीटमेंट काजेज, तो ये कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, ए ऑप्शन सूटेबल आंसर है। 33 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसोसिएट इज इक्वल टू द आयंस ऑफ ईच कंपोनेंट, तो इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है सी है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। 34 देयर आर मैनी मेथड्स टू डिटरमिन रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ नॉट ऑफ देम, तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल रोटेशन मेथड भी यूज़ करते हैं, फिजिकल मेथड है, आयन कंडक्टिविटी मेथड भी यूज़ करते हैं, तो जनरली थर्मल एनालिसिस हम जो है वो यूज़ नहीं करते रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे थर्मल एनालिसिस जनरली जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, थर्मल एनालिसिस है, तो ये जनरली हम TGA थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस या स्कैनिंग डिफरेंशियल कैलोरीमेट्री, स्कैनिंग डिफरेंशियल कैलोरीमेट्री, ये जनरली थर्मल एनालिसिस हैं और ये जनरली केस में यूज़ होते हैं टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है, अल्फ़ा रेज काजेज आयोनाइजेशन काज करती हैं क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं, 35 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 36 वीक एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस होती है वो स्ट्रांग होती है, और इसी तरह वीक बेस की जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो भी स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग कॉम्बिनेशन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। पावर इन द रेट लॉ इक्वेशन इज डिटरमिन, यहाँ पे कोफिशिएंट इन द बैलेंस इक्वेशन नॉट ऑलवेज, हाँ एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन अगर गिवन हो, रेट लॉ गिवन हो, तो आप उसकी जो पावर्स होती हैं रेट लॉ इक्वेशन में वो आप जनरली आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करी जाती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, ये स्टेटमेंट आई थिंक दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट स्टेटमेंट, या ऑप्शंस में कुछ चेंज हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि कौन कौन से ऑप्शन मौजूद है। तो बेसिकली 1 क्यूरीज इज़ दी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, इस तरह का ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, या अगर डिफरेंट यूनिट्स गिवन है तो आपको पता होना चाहिए जो 1 क्यूरी होता है वो इक्वल टू होता है 3.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड जो है, दिस इज द वैल्यूज़ है, ठीक है स्टूडेंट। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 39 अ सोल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज इन pH व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड, दिस इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। 40 इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो टेम्परेचर जो है दिस इज रिमेन्स द कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट,
तो ये थे जी आज के स्टूडेंट्स 40/40 क्वेश्चन जो TGT 13 अगस्त को क्वेश्चन पेपर हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोस्टली दीज आर दी FSC बेस्ड क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो पेडागोजी का पोर्शन है उसको देख लेते हैं। इसमें भी आपने देखना है कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट और ऑप्शंस आपने ज़रूर जज करना है और कमेंट सेक्शन में आपने बताना भी है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम पेडागोजी पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि इनसे कौन से सूटेबल आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट इन द वेस्ट वाज वुंडेथ, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ब्लूम टेक्सोनोमी इज़ रिवाइज्ड इन विच ईयर, ये 2001 में इसको रिवाइज किया गया, न्यू ब्लूम टेक्सोनोमी का कंसेप्ट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग इन द ब्लूम टेक्सोनोमी इज़ कॉल्ड, इसको नॉलेज कहा जाता है। रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग, दिस इज़ बेसिकली नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोग्निटिव डोमेन इज़ रिलेटेड टू द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 5, द एबिलिटी टू यूज लर्नड मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन। एबिलिटी टू यूज लर्न मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन की टर्म में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द लोएस्ट लेवल, अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द लोएस्ट लेवल ऑफ जो कॉग्निटिव डोमेन है 6 का जो करेक्ट ऑप्शन डी है, नॉलेज है। डी इज़ द लोएस्ट लेवल, नॉलेज। व्हाट यू इन्वेंट आर डिज़ाइन, क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है व्हाट यू इन्वेंट और या डिज़ाइन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, सिंथेसिस। या फिर अगर हम न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनोमी, या फिर इसका आपका क्रिएटिंग भी आंसर हो सकता है। तो आप चेक कर लीजिएगा कि इनमें से सिंथेसिस था या क्रिएटिंग था। तो बोथ आर करेक्ट, क्रिएटिंग भी हो सकता है, सिंथेसिस भी हो सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कंसर्न्स द रेगुलर चेकअप ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड रिसर्च एंड इवैल्यूएशन। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिसर्च एंड इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 9, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसलर इज़ टू सेट अप गोल्स फॉर काउंसलिंग, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच इज़ द प्राइमरी एक्शन ऑफ चाइल्ड, तो ये इस तरह की कोई स्टेटमेंट थी और डिफरेंट ऑप्शंस गिवन थे। तो अगर आपको याद हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऑप्शंस मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 11, एट विच स्टेज अ पर्सन शो लॉजिकल कंक्रीट रीजनिंग, तो दिस इज कॉल्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, एट द एंड ऑफ परफॉर्मेंस कौन सी असेसमेंट की जाती है, तो ये बेसिकली समेटिव असेसमेंट होती है। प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी सिंथेसिस, यानी कि न्यू कंसेप्ट के मुताबिक जो रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी है, सिंथेसिस क्या है, 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। सिंथेसिस इज बेसिकली क्रिएटिंग। सिंथेसिस को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया, रिवाइज किया गया, किसके साथ, क्रिएटिंग के साथ, इन टू दी रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी या न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, सी ऑप्शन करेक्ट है। 14, द पर्पज़ ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी इज़, 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। पर्पज़ ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इज़ टू अचीविंग दी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 15, अ डिसीजन इज़ जस्टिफाइड बाई, डिसीजन को आपने क्या करना है, जस्टिफाइड करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इवैल्यूएशन है, दिस इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन। 16, आफ्टर नॉलेज अबाउट समथिंग इज़ यूज्ड, आफ्टर नॉलेज, नॉलेज के बाद कौन सा स्टेज आती है, 16, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, अप्लाई किया जाता है। आपके पास उस चीज़ का नॉलेज हो देन यू हैव टू उन कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करें, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन इज़ अचीव्ड बाय, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ डायरेक्शन इज़ अचीव्ड बाय क्रिएटिंग, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 18, इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी नॉलेज इज़ आल्सो नाउन एज, नॉलेज को आप क्या कहते हैं, 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है इसको रिमेंबरिंग भी कहते हैं, 18 का ए ऑप्शन करेक्ट है। रिमेंबर्ड इज़ आल्सो डिफाइंड एज, रिमेंबर्ड इज़ आल्सो डिफाइंड एज, 19 का बी है, रिकॉलिंग भी इसको कहते हैं। 20, बंडोराज थ्योरी इज़ रिलेटेड टू, इस तरह कोई क्वेश्चन था इस थ्योरी से रिलेटेड। अगर आपको ऑप्शंस याद हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें ताकि हम अच्छा पेपर कंपाइल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 21, ओवरऑल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इज टर्म्ड एज, ओवरऑल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स टर्म्स एज डिसिप्लिन, इसको कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। 22,
टू कीप द स्टूडेंट्स बिजी इन द क्लास व्हाट शुड असाइन, तो आपको एक्सरसाइज असाइन करनी चाहिए विद डिफरेंट एग्जांपल्स, ताकि वो स्टूडेंट्स अपने काम में एक्टिव रहें, बिज़ी रहें। तो इसके साथ साथ जो बाकी ऑप्शंस हैं वो भी आप जो है यहाँ पे मेंशंस करें कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 23, विच सब्जेक्ट शुड बी नेसेसरी फॉर ऑल द करिकुलम, तो यहाँ पे जो सूटेबल आंसर होना चाहिए वो मैथमेटिक्स होना चाहिए। लर्निंग आउटकम शुड बी स्पेसिफिक होनी चाहिए, लर्निंग आउटकम शुड बी स्पेसिफिक। 24 का सी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 25, ड्यूरिंग मेकिंग करिकुलम व्हाट शुड बी इन माइंड, जब आप करिकुलम जो है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में नेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ बाकी ऑप्शन आप ज़रूर मेंशन करें कि कौन कौन से ऑप्शन मौजूद थे। लास्ट स्टेज ऑफ रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी, ब्लूम टेक्सोनोमी की जो लास्ट स्टेज है रिवाइज्ड फॉर्म की वो कौन सी है, वो है क्रिएटिंग, सबसे आखिर पे जो स्टेज है क्रिएटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, न्यू आइडियाज़ आर असेंबल्ड, न्यू आइडियाज़ आर असेंबल्ड, दिस इज़ कॉल्ड सिंथेसिस, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज़ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन था, स्टेटमेंट गिवन थी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ये वाला आता है, द एरिया इन विच इंडिपेंडेंटली वर्क विद द गाइडेंस। इसके साथ बाकी ऑप्शन भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। स्कैफोल्डिंग इज़ एक्सप्लेन्ड बाय, स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट इनमें से किसने एक्सप्लेन किया था, तो ये विगट्स्की ने किया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स, तो ये बिल्कुल इसकी डेफिनेशन वगैरह दी हुई थी डिफरेंट ऑप्शंस, तो ये आप मेंशन कीजिएगा। तो ये हमारा बीएड का पोर्शन था जो 30 एमसीक्यू मैंने कलेक्ट किए हैं डिफरेंट सोर्सेज से, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और इसके साथ साथ जो इंग्लिश पोर्शन था जो कि बहुत ही आप समझ लें कि दिस इज़ द टफ पोर्शन, अनएक्सपेक्टेड पोर्शन था। ज़्यादातर जो है ये डिफरेंट टर्म्स यूज़ की गई तो उससे रिलेटेड थी। ये सारी की सारी टर्म्स एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑप्शंस मुझे नहीं मिल सके, तो आप इन टर्म्स को अच्छे तरीके से याद रख लें, नोट कर लें और इसके अच्छे से नोट्स बना लें, डिफरेंट एग्जांपल्स इसकी अप्लाई करें, तो हो सकता है कि आपके किसी और एग्ज़ाम में इस तरह का पेपर भी आ सकता है। दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इसके साथ अगर हम जिक्र करें जो प्रीवियस FPSC लेक्चर केमिस्ट्री के टेस्ट कंडक्ट हुए हैं 8 अगस्त को 12 अगस्त को, उसमें बहुत सिंपल पोर्शन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें एनाफोरा, हैपरबोल, मेटानोम, इसके साथ साथ लिटोट्स क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन, सेंडोची, नॉमिनल क्लास, एपिथीलिया, प्रेडिकेट, एडजेक्टिव क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन आपने आइडेंटिफाई करना था, डिफरेंट सेंटेंस गिवन थे, कंपाउंड सब्जेक्ट आपने देखना था, कंडीशनल क्लास, एडवर्बियल क्लास आइडेंटिफाई करनी थी, रिजल्ट क्लास, प्रेडिकेट, नोमिनेटिव, एंटीथीसिस एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, कंजक्टिव एडवर्ब क्या होता है और फिगर ऑफ स्पीच। इस तरह की जो है वो डिफरेंट सेंटेंस गिवन थे और आपने आइडेंटिफाई करना था। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, इसको अच्छे तरीके से देखें और जो क्वेश्चन स्किप हैं यहाँ पे ऑप्शन स्किप हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें ताकि हम उसको नोट करेंगे और इंशाल्लाह आपको एक कंप्लीट इस पेपर की PDF फाइल विद द करेक्ट की हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। बाकी इसके साथ साथ इंशाल्लाह वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेशन फ्रॉम 25 और ऑलमोस्ट 1 सितंबर से हम नया सेशन का आगाज़ कर रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप में नंबर भी गिवन है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।